तो आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं कि मैंने अपनी नीट 2024 की जर्नी में किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। और वीडियो के एंड में मैं एक स्लाइड को ऐड कर दूंगा जिसके थ्रू आपको समराइज़ हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, और मैं कुछ अपनी रिकमेंडेशन भी उस स्लाइड में ऐड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स के लिए आप सब जानते हैं कि मैंने एम आर सर को फॉलो किया था। मैं एम आर सर के लेक्चर्स देखा करता था। मैंने कम से कम 5 से 7 टाइम्स एम आर सर के लेक्चर्स और क्वेश्चंस को रिवाइज किया था, जिसके थ्रू मैंने खुद को फिजिक्स के क्वेश्चंस में मास्टर कर लिया था। और आज रही बात एम आर सर के असाइनमेंट, जो एम आर सर हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट देते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि मतलब उसमें बहुत न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं लेक्चर रिवाइज करने के बाद और बाकी सारे सब्जेक्टों को रिवाइज करने के बाद और मैं थोड़ा आगे का भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहा था कि मैं असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर पाऊँ। हमारे सर भी कहते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ टाइम बचे उस टाइम पे करना, तो मैंने असाइनमेंट को सोल्व नहीं किया था और लेक्चर को मैंने कम से कम भी 5 से 7 बार उसके PDF और नोट्स के थ्रू यूज़ किया था। DPP भी मैंने फिजिक्स के लिए नहीं की थी। फिजिक्स के लिए DPP मैं इसलिए नहीं करता था कि जब मैं लेक्चर करके DPP को ओपन करता था तो लगभग सारे क्वेश्चन एम आर सर के नोट से मिल जाते थे। और एम आर सर DPP को खुद डिज़ाइन नहीं करते थे, वो टीम में से कोई करता था, और उसके बाद भी DPP में जो क्वेश्चन होते थे वो एम आर सर के नोट से ही होते थे। फिर आती है मेड इजी। देखो, मैं कभी भी नोट्स के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, और मेड इजी मैंने तो इस्तेमाल नहीं की थी। और मैं उन बच्चों के लिए भी मना करूँगा जिन्होंने स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट किया है कि वो मेड इजी ले। लेकिन जिन बच्चों ने लेट स्टार्ट किया और उन्हें नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, तो उस केस में, ओनली उस केस में मेडिजी लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वरना मेडिजी का कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है, क्योंकि जो अपने नोट्स से हम समझते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेडिजी ख़राब है, बट हाँ, वो सब बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। फिर मैं आता हूँ फिजिक्स के लिए मैंने रिफ़र किया था तमन्ना मैम के वन शॉट को। तमन्ना मैम एक लेक्चर में पूरे के पूरे चैप्टर को थोड़े से टाइम में कंसाइज करा देती थी, जिसके वजह से मुझे टेस्ट में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था। तो टेस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा तमन्ना मैम के वन शॉट पे डिपेंड करता था, क्योंकि फिजिक्स में मुझे इतना सारा कॉन्सेप्ट और हर टाइप का क्वेश्चन देखने में बहुत टाइम लग जाता अगर मैं खुद से करता। तो मैं तमन्ना मैम के वन शॉट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका था अपनी टेस्ट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स को कुछ को मैं लेक्चर के साथ बनाता था और कुछ को मैं चैप्टर के एंड होने पे बनाता था। जो मैं लेक्चर के साथ बनाता था, उस चैप्टर की मुझे थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती थी। मुझे पता रहता कि आने वाला टॉपिक क्या है, आगे क्या फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। तो उन वाले चैप्टर की तो मैं लेक्चर के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और आपको पता है कि जब मुझे डिटेल में रिवीजन करना था तो मैं एम आर सर की PDF को निकाल लेता था और उनसे रिवीजन कर लेता था। और जो मैं शॉर्ट नोट जिन चैप्टर के एंड में बनाता था, वो ऐसा होते थे जिनकी मुझे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। तो उसके लिए मैं जो नोट्स बनाता था एंड में बनाता था, चैप्टर के रफली नोट्स बना लेता था उस टाइम लेक्चर के थ्रू, और उसके बाद में PDF को एनालाइज करके सारे मेन पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देता था। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी शॉर्ट नोट्स का कैसा था। कि शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने ये एक कॉपी बनाई थी। इसमें मैंने 11th और 12th दोनों को एक साथ ला दिया था। इसमें मैंने बहुत कम थ्योरी लिखी थी। ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया भी है। और सिर्फ मेन फॉर्मूला वगैरह मैं लिख लेता था, और कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते थे उसे ऐड कर लेता था, या फिर जो पॉइंट्स में भूलता था उन्हें मैं अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लेता था। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला शीट के लिए। तो फॉर्मूला शीट मैंने कैसे बनाई थी, ये मैंने एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले बनाई थी लगभग, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले हमें रिवाइज करना होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस। तो मैंने एग्ज़ाम से लगभग 1 मंथ पहले क्या किया था कि जो भी फॉर्मूला थे, छोटे से छोटा फॉर्मूला और हार्ड मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूला, सबको एक साथ कंपाइल करके एक फ़ाइल बना ली थी। उसमें मैंने अपने फॉर्मूलाज़ को लिख लिया था। मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरी फिज़िक्स के लिए फॉर्मूला शीट। इसमें मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सारे, जहाँ पे मैंने ये पिंक कर रखा है वो फॉर्मूला या फिर उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा भूल जाता था। और ये मैंने एम आर सर के साथ भी शेयर कर दिया था PDF बना के। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार एम आर सर को DM वगैरह करके उनसे मांग सकते हो, या फिर मैं ही अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको एम आर सर से नहीं मिल पाता है ये। तो इसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूला वगैरह लिखा था, ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम में दरअसल बहुत इजी कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। तो एक फॉर्मूला शीट आपको बनाना कर लेते हैं कि NCERT फिजिक्स के लिए पढ़नी है या नहीं पढ़नी, क्योंकि NCERT से क्वेश्चंस भी आते हैं और NCERT को भूल भी जाते हैं। देखो, मैंने तो NCERT को नहीं पढ़ा था,
मैं रिकमेंड क्या करूँगा, आपको भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है फिजिक्स के लिए, बिकॉज एनसीईआरटी आप बायो की ही मास्टर कर लीजिए, उससे ही आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिजिक्स में बहुत मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आता है यार, वो भी बहुत बेसिक आता है। आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया है, उसे आप पढ़ सकते हैं और याद करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपको उसके लिए एन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वीडियो में मैं आगे आपको एक ऐप बता दूंगा, वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है आपको इन पॉइंट्स को याद रखने में। और उत्थान आ जाते हैं। उत्थान ये पीडब्ल्यू की एक सीरीज थी, इस पर हमारे साथ लेक्चर लिया करते थे। इसको मैंने फॉलो किया था लेकिन कुछ ही लेक्चर्स तक, बिकॉज जब मैं इसे कर रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम के एंड में आके नए क्वेश्चन टाइप्स को टच करने से फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ लेक्चर्स उत्थान के लिए, उसके बाद में स्विच हो गया। स्विच होकर मैंने फिर लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दिया थ्रू पीडीएफ एंड माई शॉर्ट नोट्स। फिर बात करते हैं मॉड्यूल्स की। क्या मैंने कोई मॉड्यूल्स की थी फिजिक्स के लिए? तो मैंने कोई मॉड्यूल्स नहीं की फिजिक्स के लिए, मैंने कोई भी मॉड्यूल्स नहीं की और डीपीपी भी नहीं की। मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि अभी टाइम है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं आगे का 11th के आगे के चैप्टर्स को लेके चल रहा था एडवांस में, तो मैं इस वजह से मॉड्यूल्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था। पर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो मॉड्यूल्स को अभी कर लीजिए और लास्ट में जाके अपने लेक्चर नोट से ज़्यादा रिवाइज करना, क्योंकि मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस होते हैं नए नए टाइप के, तो अगर आप उन्हें टच करेंगे तो आपका कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कर लीजिए मॉड्यूल्स को। डीसी पांडे, डीसी पांडे सबसे रिलेवेंट बुक है नीट के लिए फिजिक्स में, बिकॉज यही वो मैं मॉड्यूल्स कहना चाह रहा था कि मतलब डीसी पांडे ही की थी मैंने, मतलब पूरी नहीं की थी, मतलब स्टार्टिंग के 1 या 2 चैप्टर मैंने किए थे, फिर मुझे पता चल गया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये लेक्चर के साथ साथ डीसी पांडे, तो मैं फिर से लेक्चर्स की तरफ ही चला गया था। क्योंकि जब मैं 10th में था मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि जब हम मैथ्स की तैयारी कर रहे थे तो RS अग्रवाल और RD शर्मा 2 बुक्स थी, तो मैंने सिर्फ एक बुक को मास्टर किया था और मेरे 97 मार्क्स आए थे मैथ्स में। और मेरा एक अदर फ्रेंड था, उसने NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, पता नहीं उसने कितनी मैथ्स की बुक की थी, फिर भी उसका मेरे से कम स्कोर था। तो उसकी एक रियलाइजेशन मेरे अंदर थी कि मैं जो कर रहा हूँ उसे बेस्ट करता हूँ, कि मल्टीपल रिसोर्सेज को ना यूज़ करके एक सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करूँ। तो उसका बेनिफिट मुझे अपने फाइनल एग्जाम में भी दिखा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सुधांशु सर को फॉलो किया था, सुधांशु सर के लेक्चर्स और नोट्स को मैंने फॉलो किया था। फिर सुधांशु सर के नोट्स से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, समरी लेक्चर से नहीं, वो लास्ट में समरी लेक्चर प्रोवाइड करते हैं उससे नहीं, जब वो लेक्चर्स पढ़ाते हैं सर उस टाइम पे बनाए थे, क्योंकि समरी लेक्चर में जो बच्चा पढ़ता है उन्हें पता होगा कि बहुत सारे पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं। तो मैंने सुधांशु सर के नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और फिर एग्जाम के टाइम पे जाके अपने शॉर्ट नोट से फॉर्मूला शीट बना ली थी, जैसे मैंने फिजिक्स के लिए बनाई थी सेम उसी तरह से। इसका भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करने की ट्राई करूंगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेहतर होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाएं, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स किसी भी टॉपर्स के नोट्स से ज़्यादा बेटर होते हैं। और डीपीपी, हाँ सुधांशु सर के ये मैंने डीपीपी लगाई थी, ऐसा नहीं मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए डीपीपी नहीं लगाई थी, सुधांशु सर के मैंने डीपीपी लगाई थी क्योंकि उसका लेवल बहुत अच्छा होता था और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी मुझे डीपीपी में मिल रहे थे, तो मैंने वो डीपीपी भी लगाई थी। वन शॉट, जब मैं, क्योंकि हाँ पहले फिजिकल पूरा हो जाता है और काफ़ी लंबा गैप हो जाता है फिर एग्ज़ाम और लेक्चर के बीच में, तो एंड में जाके मैंने सुधांशु सर की ही वन शॉट को यूज़ किया था। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी मैंने फिजिकल की पूरी तो पढ़ी नहीं थी, बट रिडॉक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी को रिफ़र किया था और रिडॉक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसके बेस में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसका मुझे बहुत बाद में पता चला था जब इनऑर्गेनिक खत्म होने वाली थी, हितेश सर का एक लेक्चर देख रहा था, उन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम लिया, तब मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करना स्टार्ट किया और आप यकीन नहीं करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली केमिस्ट्री में आउट कराए। तो इस एक चीज़ ने मेरे स्कोर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का अपना खुद का भी आता है और प्राइवेट पब्लिकेशन का भी आता है। मैंने अरिहंत का ले रखा था और आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, उस सवाल भी आता है और बहुत सारे आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो।
इनऑर्गेनिक की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साक्षी मैम की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ या फिर कोई भी इनऑर्गेनिक की सीरीज़ साक्षी मैम की वो क्लासेस से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ले लेना, क्योंकि जब मैंने साक्षी मैम के लेक्चर लिए थे उसके बाद मेरी इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन एकदम से बूस्ट हो गई थी। और अगर बात करें एमडी सर और हितेश सर की, तो ऐसा नहीं है कि मैम के लेक्चर लेने से खाली हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक टीचर के या फिर अपने ऑफलाइन बैच के किसी भी टीचर के लेक्चर्स जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो आप एनसीईआरटी को समझ जाओगे, पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट वगैरह अप्लाई करना होता है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक टीचर के लेके कर सकते हो। क्योंकि मैं क्या करता था, अगर मैं एमडी सर के लेक्चर ले लेता ना तो हितेश सर का वन शॉट कर लेता था उसी चैप्टर का, और अगर मैं हितेश सर का लेक्चर ले लेता था तो उसी चैप्टर का वन शॉट कर लेता था एमडी सर का। तो इससे मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था सब्जेक्ट। और अगर बात करें इसकी डीपीपी की, इनऑर्गेनिक की डीपीपी मैंने नहीं की। मॉड्यूल मैंने इसके लिए कोई मॉड्यूल नहीं लगाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में, और आप 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उससे भी प्रूफ मिल जाएगा कि कितने सारे एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए थे। और इसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने किया था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी अपना फाइनल स्कोर इम्प्रूव करने में। तो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेट्स गो टू केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने पंकज सर के लेक्चर्स देखे थे। आप किसी भी टीचर के लेक्चर देख सकते हो, पर मैंने पंकज सर के लेक्चर्स देखे थे। पंकज सर के लेक्चर देखने के बाद मैं एनसीईआरटी को पढ़ता था, क्योंकि लेक्चर्स देखने के बाद एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। और एनसीईआरटी पढ़ने से ये पता चल जाता है कि लेक्चर्स में जो थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट सर ने ऐड किए थे, क्या मैं क्या स्किप कर सकता हूँ, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है। तो पंकज सर के लेक्चर के बाद मैंने एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी करने के बाद मैं एक रिएक्शन सीट बनाता था। रिएक्शन शीट में सिर्फ वन या टू पेज में पूरे चैप्टर को कंसाइज करने की कोशिश करता था। उसके बाद जब मैंने रिएक्शन शीट अपनी एक अच्छे से रेडी कर ली थी और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड कर लिया था, उसके बाद मैंने उत्थान के लेक्चर्स लिए थे। उत्थान के लेक्चर्स लेने के बाद जो चेंजेस मुझे करने थे अपनी रिएक्शन शीट में, मैंने उन चेंजेस को किया था। और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसा आपको बताया कि मुझे थोड़ा लेट पता चला था फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया था, बट मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से ये स्किप हो गया था मुझसे। तो मैंने क्या किया कि फिर अपनी रिएक्शन शीट पे ज़्यादा फोकस किया। पर ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने जो अपनी रिएक्शन शीट बनाई थी वो कैसी है, और मैं टेलीग्राम पे भी उसे शेयर कर दूंगा। जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ना डील करके एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, टीचर के लेक्चर लगा सकते हैं। अब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं और सबके अलग अलग पसंद होती है। आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर का लेक्चर अटेम्प्ट करें। और उसके बाद मैं क्या करता था, तरुण सर ने एक बात कही थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि अगर पिछले साल की तरह प्रिपरेशन करोगे तो मार्क्स भी पिछले साल की तरह ही आएंगे। तो मैं क्या करता था कि इस साल मैंने लेक्चर्स को सिर्फ देखा नहीं, लेक्चर्स को एक्टिवली देखा। जब मैं लेक्चर्स देखता था तो उसके साथ साथ रफ नोट्स बना लेता था, और जो भी पॉइंट्स उसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे मैं लिख लेता था। पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना था, तो मैंने फिर क्या करता था कि रफ नोट्स को बनाने के बाद एनसीईआरटी को बहुत डीपली पढ़ता था। मुझे एनसीईआरटी को पढ़ने में बायो की थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था बाकी के कंपैरिजन में। और उसके बाद मैं रफ नोट्स और एनसीईआरटी को मिलाकर अपने फेयर नोट्स बना लेता था, और उन्हीं बार बार रिवाइज करता रहता था। और जब मुझे ज़रूरत होती थी एंड में, तो मैं दोबारा से एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेता था। मैं लेक्चर्स की तरफ भी दोबारा नहीं जाता था। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करता था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना तो मैंने कोई डीपीपी लगाई ना कोई मॉड्यूल लगाया, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीपीपी भी करें और मॉड्यूल भी करें। पर मैं जो करता था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे करता था जो क्वेश्चन टेस्ट में आते थे, तो उसके थ्रू मेरी बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे। तो मेरी प्रैक्टिस तो टेस्ट देने से ही हो जा रही थी बायो की। पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि डीपीपी ज़रूर करें और मॉड्यूल भी ज़रूर करें, और ऐसे ही मॉड्यूल को करें जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और उनमें बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भरे पड़े हैं। इसी वजह से मैंने मॉड्यूल को स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर तक कोई मॉड्यूल नहीं मिला था जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। और एक बुक आती है बायोहैक, मैंने इसे यूज़ नहीं की थी, बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बायोहैक को देख सकते हैं।